अब मैं आपको आंध्रा के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ, जो मैंने पर्यटन किया, यात्रा किया, उसके बारे में बोल रहा हूँ। कुछ तो बंगाल बॉर्डर एरिया है, कुछ उड़ीसा का बॉर्डर एरिया है। इन दोनों बॉर्डर एरियो के बीच में उसका भी आनंद लिया जा सकता है। जैसे बंगाल और उड़ीसा का बॉर्डर पट्टा है डेगा, ये समुद्र का किनारा है। यहाँ पर भी घूमने लायक जगह है। आज के समय में अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट, अच्छे अच्छे होटल यहाँ खुल गए हैं। इसका आनंद डीगा में लिया जा सकता है। एक पुराना डीगा है, एक ओल्ड डीगा है और एक न्यू टाउन डीगा है। एक मनी मंदाकी करके जगह का नाम है, ये भी घूमने लायक जगह है। उसके आगे जब उड़ीसा से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुर एक जगह है, चिल्का एक जगह वहाँ पर है, उड़ीसा ही में पड़ता है। और ब्रह्मपुर के पास में गोपालपुर 10 से 15 किलोमीटर के करीब है। गोपालपुर समुद्र का किनारा है। यहाँ पर ज़्यादा पर्यटन नहीं जाते हैं और उतने बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट, होटल यहाँ पर नहीं है। आदिवासी क्षेत्र है, जनजातीय लोग यहाँ रहते हैं। गरीबी की अवस्था यहाँ पर बहुत है। ये गोपालपुर भी समुद्र के हिसाब से आनंद लुभा देता है। यहाँ से आंध्रा का बॉर्डर पड़ता है। दुरंगबाड़ी बलहीर जंगल है और इस क्षेत्र में गरीबी बहुत है, ये देखने को हमको मिला। दुरंगबाड़ी में कॉफ़ी के बागान हैं, चाय के बागान हैं। कहते हैं विंटर सीजन में यहाँ पर स्नोफॉल भी हो जाता है कभी कभार। यहाँ से जब हट के हम लोग आगे बढ़ते हैं, विशाखापट्टनम, ये भी घूमने का स्थान है, समुद्र का किनारा है और कैलाश हिल पहाड़ के पर जाने पर पूरा विशाखापट्टनम का नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो बीच है, आधा चंद्रमा के आकार में, प्राकृतिक सौंदर्य से ये है, देखने लायक है। विशाखापट्टनम में वर्मा जी का मंदिर भी है, वो भी देखा जा सकता है और देखना चाहिए। इसका सामराचरण, श्री सामराचरण जगह के में मंदिर स्थापित है, देखा जा सकता है। विशाखापट्टनम भ्रमण करने के बाद आगे पड़ता है बुद्धा केव। ये बुद्धा केव गुफा है। अंदर में साधु संत यहाँ पर तप किया करते थे, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी हासिल हुई। बुद्धा केव जाते समय कई छोटी छोटी गुफा हैं, चारों तरफ पहाड़ है, कहीं कहीं झरने बहते रहते हैं और कहीं पर
जंगल, घना जंगल देखने को मिलता है। बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़, हरियाली देख के मन पसंद हो जाता है। बुद्धा के जाते समय आनंद, अद्भुत छटा प्राकृतिक का देखने को मिलता है। फिर वहाँ से आगे जाते हैं अराकू वैली। ये अराकू वैली भी देखने लायक है। यहाँ पर प्राकृतिक सुंदर से भरा हुआ है। भीतर में जाएं, जंगल एरिया है। ये आंध्रा में पड़ता है। बुद्धा के अराकू वैली, बरहेल, दुरंगबाड़ी, ये कुछ उड़ीसा के आंध्रा का बॉर्डर है और कुछ आंध्रा में पड़ता है। देखने लायक जगह। विशाखापट्टनम से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, अन्नावरम एक जगह है, छोटा स्टेशन है। यहाँ पर विष्णु, शिव और ब्रह्मा का मंदिर है, देखने लायक है। इसके बगल में पहाड़ के अंचल पर यह बसा हुआ मंदिर, अन्नावरम स्टेशन छोटा सा। यहाँ पर झील भी है, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में ये मंदिर देखने लायक है। इसी प्रकार आंध्रा में राज मंदिर होके भगवान श्री राम गोदावरी नदी के किनारे किनारे ये स्थान में गए। यहाँ पर राम, लक्ष्मण, सीता का मंदिर है। राज मंदिर से भी जाया जा सकता है। राज मंदिर स्टेशन उतर के यहाँ से 2.5 से 3 घंटा लगता है। राम, लक्ष्मण, सीता का मंदिर, यहाँ पर भगवान ने कुछ क्षण, कुछ दिनों तक यहाँ पर रहे थे, ऐसा वहाँ के लोगों ने बतलाया। वैसे आंध्रा अब कई भाग में बट गया है। एक तेलंगाना हो गया, एक आंध्रा रह गया। तेलंगाना अलग स्टेट हो गया। पहले हैदराबाद में ये सब आंध्रा में थे, अब ये अलग राज्य होने के कारण आंध्रा छोटा सा स्टेट हो गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि यात्रा करते समय ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी स्टेट में जाए तो पूरा कवर करके ही उसको आना चाहिए। बहुत सी चीज़ छूट जाती है। अब तो साधन है, सुविधा है, यूट्यूब में, गूगल में नक्शे के द्वारा उसको अपना चार्ट बना दें। 10 दिन का, 12 दिन का या 15 दिन का यात्रा करें तो उसमें बहुत ही सुविधा मिलती है। मेरे समय में ये सब सुविधा नहीं थी। मैं एक एक स्थान को कई बार, 2 बार जाना पड़ा, क्योंकि एक स्थान जब जाता था तो कुछ जगह छूट जाती थी, फिर हमको दोबारा जाना पड़ता था। यहाँ पर गोदावरी नदी, कृष्णा नदी के कारण आंध्रा संपन्न है। यहाँ के लोग में खुशहाली है। विशेषकर धान की पैदावार यहाँ पर ज़्यादा होती है। शुगर इंडस्ट्री भी यहाँ पर काफ़ी है। गन्ने की भी खेती यहाँ पर खूब होती है। ज़मीन उपजाऊ है। यहाँ के लोगों में खुशहाली है। उतना गरीबी भी देखने को मिलती है। कुछ कुछ स्थान में ऐसे ऐसे गरीब देखने को मिले पहाड़ी अंचलों में, और जंगलों के भ्रमण करते समय देखने को मिला। इस प्रकार की मेरी यात्रा आंध्रा, हैदराबाद अलग था। यहाँ पर बगल में मल्लिकार्जुन श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग है, वो देखने लायक जगह है। गोलकुंडा फोर्ट है देखने लायक। चार मीनार है हैदराबाद में देखने लायक। हुसैन सरोवर है शहर के बीच में, हैदराबाद
और सिकंदराबाद को जोड़ता है। हुसैन शहर, चार मीनार, स्तंभ बना हुआ है। यहाँ पर भाषा का अभाव नहीं है। हिंदी भाषा बहुत ही अच्छी तरह बोली और समझी जाती है। इसी प्रकार और कई स्थान हैं आंध्र में घूमने के लायक। समुद्र का किनारा भी है। विशेषकर यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग भी हैं, संपन्न भी हैं और अच्छे विचार के लोग भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम हिंदी भाषा भाषी को यहाँ पर काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। ये अपनी भाषा ही में बोलते हैं, हिंदी भाषा का उपयोग ये नहीं के बराबर करते हैं। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये मैंने जो भी भ्रमण किया मैं आपको इसके बारे में बतलाया। अगली बार कुछ छोटी छोटी स्थान छूट गए हैं, उसको मैं मिक्सचर करके कई स्थान के कई स्टेटों के बारे में जॉइंट में इसका वर्णन करने जाऊंगा। अब मैं आपको ये बतलाना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे हिसाब से जिस समय मैं गया करता था और आज जो जाने का साधन सुविधा जो है बहुत उसका अंतर है। कई यात्रा 8 घंटा 10 घंटा हमको बसों में लगती थी। आज वही यात्रा 4 घंटा 5 घंटा के बीच में यात्रा संपन्न हो जाती है। रहने की व्यवस्था ठीक से नहीं होती थी। बढ़िया से बढ़िया होटल उस समय संपन्न नहीं था। धर्मशाला ही पढ़ाई का थी तो मैं अधिकतर धर्मशाला ही में स्टे करता था। सुविधा वहाँ पर नगन के माफक हुआ करती थी। अब बढ़िया से बढ़िया सड़कें हो गई हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है, हर जगह की हर साधन सुविधा बढ़ गई है। पहले जैसे हम तिरुपति जाते थे तो चेन्नई होके मद्रास होके तब तिरुपति आते थे, लेकिन आज डायरेक्ट तिरुपति ट्रेन जाती है। उस समय छोटी लाइन थी, छोटे छोटे डब्बे, छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती थी। अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, दूरगामी गाड़ियाँ हो गई हैं। ये सब जगह जाने के लिए जो 30-32 घंटा गाड़ी की यात्रा में लगती थी, अब वही 26 घंटा में यात्रा हो जाती है। तो साधन सुविधा सब होने के कारण मेरा सुझाव आपको यही है, जब भी आप कहीं यात्रा करें अपना एक प्रोग्राम चार्ट बनाइए और उसी के हिसाब से जाइए। समतल भूमि तो किसी भी अवस्था में की जा सकती है, लेकिन पहाड़ों की जो यात्रा है, चाहे कोई भी पहाड़ हो, हिमाचल का हो, उत्तराखंड का हो, चाहे श्रीनगर का हो, ये सब पहाड़ के आनंद का मज़ा सिर्फ मेरे हिसाब से 40 साल की उम्र तक ही इसका आनंद लिया जा सकता है। दिन समय बीतता जा रहा है, तकलीफ हो रही है, खर्चे बढ़ गए हैं। आजकल कोई भी यात्रा करने में पैसा बहुत खर्चा होता है। हर चीज़ की सुविधा होने के बाद उसी हिसाब से यात्रा करने में पैसे काफ़ी खर्चे होते हैं। यदि आप बी ग्रेड में घूमना चाहते हैं तो पर डे आपका 1500 रुपया खर्चा होता है। इसमें रहना, खाना, ट्रेवलिंग, रेल बढ़ा जाता है। यदि आप साधारण स्थिति में घूमना चाहते हैं तो पर हेड पर डे एक आदमी का खर्चा 800 रुपये के करीब पड़ता है। और एक ग्रेड में यदि घूमना चाहते हैं तब आपका 2,500 से 3,000 पर डे पर हेड खर्चा पड़ता है। ये मैंने अनुभव किया। लेकिन जब मैं यात्रा जिस समय साधारण अवस्था में करता था तो पर डे 300-400 रुपया खर्चा पड़ता था एक आदमी के ऊपर।
समय बदल गया है, स्थिति परिस्थिति बदल गई, लोगों का विचार भी बदल गए हैं। जीवन में मेरे सुझाव भ्रमण करना, चाहे वो समुद्र का किनारा हो, चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे तीर्थ स्थल हो, चाहे पिकनिक स्पॉट हो, साल में एक बार भ्रमण कर लेना चाहिए, जिससे मन चित्त पसंद हो जाता है, लोगों से जानकारी मिलती है, बहुत सी विचारों में होता है। मेरे सामने एक निष्कर्ष ये निकला, सब जानते हैं परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की हम संतान हैं, सब हम भाई भाई से रहना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। विशेषकर हिंदू सनातन धर्म में बंगाली, गुजराती, पंजाबी, महाराष्ट्रियन, बिहारी, यूपी, साउथ इंडियन में कन्नड़, कर्नाटक, ये सब भेदभाव इसलिए करते हैं कि ये मेरे परिवार का है, ये मेरे जात का है, मेरे धर्म का है। लेकिन क्रिश्चियन में हम जब जाते हैं या मुस्लिम में जाते हैं, कोई भी भाषा भाषी वाला हो, मुस्लिम मुस्लिम ही होता है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन ही होता है। लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म में इतना मनभेद, इतना मन मिटाव, इतनी नफरत आपस में नहीं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के हम अंशी हैं, सबको एक निगाह से देखना चाहिए। सब इंसान हैं, हम सब भाई भाई हैं, एक दूसरे को सहयोग इंसान के नाम से करना चाहिए। ये नहीं कि बिहारी बिहारी के हिसाब से करे, यूपी यूपी के हिसाब से करे, बंगाली बंगाली के हिसाब से करे। ये नफरत पैदा होती जा रही है और ये काफ़ी उस चरम सीमा तक पहुंच गई है। एक इंसान की दृष्टि से, नज़र से नहीं देखता है, वहाँ पर भाषा जात के हिसाब से हम देखते हैं। इसमें हमको टकराव होता है, मन मिटाव होता है और नफरत पैदा होती है। ये सब मैंने भारत भ्रमण करने के बाद मैंने जो समझा, मैं इसको आपको बताया। आपको अच्छा लगे, मेरे विचारों को सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। सतीश खंडेलवाल शो।